वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं श्यामदेव राव, तक्षशिला IAS एकेडमी। और पिछले दिन मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी पॉलिटी का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मैंने शुरू किया था। ओके। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्रिटेन ने राइज किया और किस तरह से यूरोप में पुनर्जागरण आया, जिसे हम लोग कहते हैं रेनासा कहते हैं। ठीक है। अब तो ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, जिसे कहते हैं रेनासा या इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। रेनासा या पुनर्जागरण। ओके। और मैंने बताया पिछले दिन कि यूरोप में इतना खौफ धर्म का था कि व्यापारी खुलकर व्यापार नहीं कर पाते थे, और व्यापारी अगर खुलकर व्यापार नहीं करेंगे तो राजा को इनकम नहीं होगी, राजा इनकम नहीं करेंगे तो साम्राज्यवाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और इसी समय बताए कि टर्की में एक टाउन का फॉल हो गया यानी पतन हो गया। और वह टाउन कौन सी थी आप बताइए। इतना लेट है सर, ये नहीं चलेगा। कस्तुंतुनिया, और कस्तुंतुनिया में यानी टर्की में कस्तुंतुनिया और जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्स्टेंटाइनोपल करते हैं। कस्तुंतुनिया का पतन हो गया कब? 1453। कस्तुंतुनिया का पतन हो गया। और इसके बाद मैंने बताया कि ढेर सारे विद्वान यहां से यूरोप चले गए। यूरोप में इस समय धर्म की काफी पकड़ थी, और इतनी मजबूत पकड़ थी कि पोप ने अगर दिन को रात कर दिया तो भी राजा को मानना ही पड़ेगा या अदर को मानना पड़ेगा। इसलिए इधर से ढेर सारे विद्वान जब इन क्षेत्रों में गए और उन्होंने कहा कि आप बाइबल का अनुवाद कीजिए, आप चित्रकारी बनाइए, आप पेंटिंग कीजिए, आप म्यूजिक कीजिए, सॉन्ग कीजिए। ठीक है। और इसी में मैंने बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग आ गई। और मोनालिसा की पेंटिंग करने वाले पेंटर का नाम क्या? मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। यह है लियोनार्डो द विंची। ठीक है। इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग की थी। और मैंने बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग का राज, उनकी मुस्कुराहट का राज आज भी लोग खोजते हैं। इसलिए अब क्या हुआ कि अब यूरोप में कुछ खुलकर लोग बातें करना शुरू कर दिए। अब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। राजा भी उसको मोटिवेट कर रहा है कि आप समुद्र में जाओ, यात्रा करो, दूर दराज की खोज करो। और इसी प्रक्रिया में जब यहाँ रेनासा आ गए, इस रेनासा ने क्या जन्म लिया, तो विश्व में नए नए क्षेत्रों की खोज किया जाने लगा। और यहाँ से एक व्यक्ति निकला यूरोप से, जिसका नाम है मैगलन। मैगलन। ठीक है। और इसने पूरे दुनिया का चक्कर काट लिया जहाज से। इसी में हम लोग देखते हैं कि यूरोप से ही कोलंबस निकला और उसने खोज कर लिया अमेरिका की, जिसे हम लोग जानते हैं कि उसने कहा कि मैंने इंडिया की, लेकिन वह उसने रेड इंडियन की खोज कर ली, भारत की खोज वह नहीं कर पाया। उसके बाद मेरे यहाँ इस समय जिस समय वहां पर चल रहा है 1453 का पतन, और उसके बाद धीरे धीरे जब वहां पर मॉडर्न एज आ गई, तो भारत में इस समय दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा है। और दिल्ली सल्तनत का पतन होने के बाद मुगल सल्तनत आई। और इस समय जब यहाँ पर 1453 का मैंने जिक्र किया, तो इस 1453 के कंटेम्पोररी में आपको जाना पड़ेगा।
और इस कंटेम्प्रोरी में आप चले आइए कहाँ, भारत। और भारत में पहले दिल्ली सल्तनत को देखिए। देखिए दिल्ली सल्तनत में एक वंश आया था, तुगलक वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में एक वंश आया था जिसका नाम था तुगलक वंश। और इस तुगलक वंश में एक व्यक्ति थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास का पागल बादशाह कहा जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह था। और आप समझ लीजिए कि कभी कभी कहा जाता है, गांव देहात में कहा जाता है कि अति बुद्धि व्याधि होती है। व्याधि का मतलब क्या, रोग होता है। और इस तुगलक वंश में एक व्यक्ति जिसको कहते हैं MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे। इसी के समय में एक व्यक्ति मेरे यहाँ आता है, और यह व्यक्ति कौन है, तो यह व्यक्ति है मोरक्को से चला हुआ यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान था, और इस व्यक्ति ने लंबी यात्राएं की, और लंबी यात्राएं करते हुए यह भारत पहुंचा। और भारत में यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से काफी खुश हुआ, और इसे दिल्ली का काजी बना दिया गया, यानी दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया गया। इसलिए आप लोग सुने ही होंगे कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करे, काजी। ठीक है, इसलिए काजी क्या है, न्यायाधीश है। लंबे समय तक इसने सेवा दिया दरबार में। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ आलोचना करने के कारण इसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद इस व्यक्ति को फिर से छोड़ा गया। जब भारत से एक डेलीगेशन, यानी व्यापारिक डेलीगेशन, व्यापारिक शिष्टमंडल को जाना है चाइना, उसका प्रतिनिधित्व इसको करने के लिए दिया गया। लेकिन यहाँ से निकला, और यहाँ से यह मालदीव आया, और मालदीव होते हुए यह यहाँ से भाग खड़ा हुआ, चला गया मोरक्को। और मोरक्को में जाकर इस व्यक्ति ने एक पुस्तक की रचना की, और इस पुस्तक का नाम आप लोग बताइए। पुस्तक का नाम बोलिए, फटाफट बोलिए। पुस्तक का नाम, इतना फेमस बुक है, पुस्तक का नाम है रेहला। पुस्तक का नाम है रेहला। राइटर कौन, इब्न बतूता। किसी भी एग्जाम में, BPSC हो, UPSC हो, SI हो, आपको रेहला से क्वेश्चन रखता है। बहुत फेमस बुक है। और इसी दौरान जब इस व्यक्ति को मैंने बताया कि इसको यहां से निकाला गया और भेजा जा रहा था चाइना, इस व्यक्ति ने भारत में रहते हुए इन तटों की भी यात्रा की। और इन तटों की यात्रा करने के बाद यहाँ पर मसाला कितना है, इसका इसने जानकारी दिया इस पुस्तक में। इसलिए यहाँ से जाने के बाद जब इसने मोरक्को पहुंचा, मोरक्को में जाकर जब इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी, तो इस पुस्तक को यहाँ से यानी मोरक्को से अधिक पढ़ा गया। कहाँ, यूरोप में पढ़ा गया। और यूरोप में अब एक नई अवधारणा आ गई कि किसी न किसी तरह से ईस्ट एशिया की खोज की जाए, यानी ईस्ट एशिया चला जाए, खोज नहीं की जाए, चला जाए। क्योंकि ईस्ट एशिया तो है ही। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे यहाँ या भारत की खोज की गई, ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ऐसी बात नहीं है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, क्योंकि भारत तो पहले से ही था। वास्को डी गामा जब पैदा भी नहीं हुआ होगा।
ठीक है, भारत तो था ही, अब एक नए रूट की खोज की जा रही है इस समय। इसलिए वास्को डी गामा ने क्या किया कि एक नए रूट की खोज की और भारत के साथ दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। आप ये भी जान लीजिए कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ गई कि वास्को डी गामा को इस रूट से आना पड़ा, क्यों नहीं इसने, या पहले से अगर भारत था ही, यूरोप के साथ संपर्क क्यों नहीं था? तो यूरोप के साथ संपर्क था, प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ संपर्क रहा है, लेकिन दिक्कत की बात ये हो गई कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र, ये काफी अधिक डिस्टरबेंस का क्षेत्र है, अव्यवस्थित क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हमेशा कोई न कोई नया शासक वर्ग आता रह गया। जो भी शासक वर्ग आएगा वह इन क्षेत्रों से होते हुए इन क्षेत्रों को डिस्टर्ब करेगा और मैक्सिमम प्रभावित वह भारत को करेगा। आप लोग एक रेशम रूट का नाम सुने होंगे, सिल्क मार्ग, और इस सिल्क मार्ग से भारत से में रेशम लाया जाता था चीन से, इसलिए लोग यहाँ से, या जो यात्री है, यात्री लोग यहाँ से चलते थे, भारत से चलते थे, और भारत से चलते हुए काबुल कांधार पहुँच गए, काबुल कांधार से चलते थे चीन की ओर, और यहाँ से चलते हुए मीरन, खोटन, यासगढ़, कड़ा शहर होते हुए चीन पहुँचता था, और वहाँ से रेशम लाता था, और इस कच्चे रेशम को भारत भेज दिया जाता था। इस कच्चे रेशम से भारत में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, इधर से उत्तर प्रदेश का काशी में, मथुरा में, यहाँ पर रेशमी वस्त्र तैयार किया जाता था, और इन रेशमी वस्त्र को भेज दिया जाता था कहाँ? लैंड रूट से ही यह व्यापार होता था, या फिर व्यापार का एक मार्ग और था, और इस व्यापार का एक मार्ग था कि यह गुजरात का तट हो गया, इस गुजरात के तट से व्यापारी निकलता है और इधर में पर्शियन खाड़ी चला जाता है, और पर्शियन खाड़ी होते हुए या इधर से होते हुए या रेड सागर में जाता है, रेड सागर से होते हुए लाल सागर में चला जाता है, और लाल सागर होते हुए पूरा का पूरा मिस्र में सामान पहुंचा दिया जाता है। मिस्र में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, और ये पहले लैंड लॉक्ड था, यहाँ पर स्वेज नहर बना नहीं था, तो इस स्वेज नहर के रास्ते भी सामान इधर पहुंचा दिया जाता था, और यहाँ से होते हुए सामान यहाँ पहुंच जाता था। इसमें भारतीय व्यापारियों को काफी फायदा भी होता था, क्योंकि डायरेक्ट व्यापार था, लेकिन समय समय पर जब यह रूट डिस्टर्ब होता चला गया तो भारतीय व्यापारियों को मुनाफा कम हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर बिचौलिए आ गए, और इन बिचौलिए के कारण भारतीय सामान पहले बिचौलिए खरीदते थे, और बिचौलिए इसको ले जाकर इन क्षेत्रों में बेचते थे। इसलिए 2 रुपये का सामान 20 रुपये में बिक रहा है, प्लस हमेशा सामान मिल नहीं पा रहा है, और यूरोप के क्षेत्रों में 2 चीजें इसको चाहिए, और 2 चीजों में एक तो क्या हो गया कि काली मिर्च, और काली मिर्च के साथ गरम मसाला या मसाला जितने भी हैं वो चाहिए इसको, क्योंकि काली मिर्च की यहाँ पर इतनी डिमांड थी कि यूरोप में आप देखेंगे कि 2 चीज, मांस और पनीर अधिक खाई जाती है। पनीर में भी गर्मी होती है और मांस में भी गर्मी होती है, इसलिए मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए और सड़ने से बचाने के लिए उसमें काली मिर्च छिड़का जाता था, इसलिए इसकी काफ़ी डिमांड थी। और यही कारण है कि यूरोप वासी हमेशा से ही इस स्थिति में रहे कि किसी न किसी रूप से मुझे मसाला चाहिए, और मसाला के लिए इसने जहां भी इसको लगा कि लाया जा सकता है मसाला, वहां इसने यात्रा करना शुरू कर दिया। इसलिए रेहला यानी किसकी पुस्तक, इब्न बतूता की पुस्तक को पढ़ने के बाद इससे नॉलेज हुआ कि भारत के इन तटों पर यानी पश्चिमी और पूर्वी तटों पर कितना मसाला है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है मेडिटेरेनियन सी। और अच्छा आप ये बताइए, क्योंकि यह जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये होल पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, सब कुछ है इसमें। आप देखिए मोरक्को से सबसे नजदीकी शहर कौन सा? मोरक्को से
यूरोप का सबसे नजदीकी शहर कौन सा? तो स्पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यहां पर आप देखते हैं कि एक ब्लू लाइन आपको दिख रही है, यहां पर है मेडिटेरेनियन सी और इधर में क्या? नॉर्थ अटलांटिक सी। तो नॉर्थ अटलांटिक सी और मेडिटेरेनियन सी को कौन जोड़ता है? जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रीट है, इसी तरह यहां पर भी एक वाटर स्ट्रीट है और यह इसको जोड़ने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये जिम्मेवारी आपकी रही। यहां से मैं क्वेश्चन देता हूं कि कौन सा वाटर स्ट्रीट नॉर्थ अटलांटिक सी या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है? आप इसको क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन। तो यहां से अब स्पेन शहर है और मोरक्को में लिखा गया रेहला। इस रेहला का सबसे पहला प्रभाव कहां पड़ा? तो स्पेन में पड़ गया। स्पेन के लोगों ने रेहला को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे पता चला कि यहाँ पर मसाला मिलता है। जब स्पेन पर प्रभाव पड़ेगा तो पुर्तगाल पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस समय कई लोग समुद्री यात्रा भी कर रहे हैं, साहसिक यात्रा कर रहे हैं। और इसी में पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला और इस व्यक्ति ने यहाँ पर, यानी यह पुर्तगाल है, और पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला और यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पहुँचने के बाद उसने एक आइलैंड की खोज की जिसे कहा जाता है आशा अंतरी। आशा अंतरी, या इसे ही कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ठीक है। आशा अंतरिक्ष की जब खोज कर ली गई तो अब एशिया पहुंचना आसान हो गया। और इसी रूट पर 1498 में वास्को डी गामा निकला और वास्को डी गामा ने एक नए रूट की खोज की और इस नए रूट से होते हुए वह पहुंच गया कहां? भारत पहुंच गया। ओके, भारत में कहां पहुंचा वह? तो भारत में वह यहां से, यानी पुर्तगाल से पहुंच गया कहां? यहां पर पहुंचा केरला। और केरला में कहां पहुंचा? तो जमोरी के यहां पहुंचा। जमोरी, जमोरी कौन थे? तो जमोरी स्थानीय शासक वर्ग जो था उसे जमोरी कहा जाता था। जमोरिनों ने पुर्तगालियों का स्वागत किया, इसलिए यूपीएससी में कई बार, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि जमोरिनों ने पुर्तगालियों का स्वागत किया या उसको भगा दिया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसलिए पुर्तगालियों का स्वागत जमोरी ने किया और यहाँ से व्यापार होना शुरू हो गया। इस व्यापार में मैं देखता हूँ, या जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने 100 रुपये का सामान अगर लिया तो इससे इसने 60 गुना मुनाफा कमाया। और देखते ही देखते पुर्तगाल की राजधानी का नाम क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन चमक उठी। और जब यह चमक उठी तो पूरे यूरोप में इस बात की चर्चा होने लगी कि जल्दी जल्दी भारत की ओर चला जाए। इसलिए जब वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की और भारत की यात्रा करने के बाद काफी उसने धन कमाया और सरकार को टैक्स आना शुरू हो गया, तो पुर्तगाल की सरकार ने तय करना शुरू किया कि प्रत्येक वर्ष एक डेलीगेशन भारत की ओर भेजा जाए। ओके, धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत के दोनों तटों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और इतना अधिक प्रभाव बना लिया कि ये आप जो देख रहे हैं इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल, दोनों क्षेत्रों में इसकी चलती थी, मोनोपोली चलती थी। और यह एक पत्र जारी करता था जिसको कहा जाता है कार्टास।
इसलिए यूरोप का कोई भी जहाज अगर इन क्षेत्रों में पहुंचता है, इन क्षेत्रों में पहुंचता है, तो पुर्तगालियों से यह पत्र खरीदना पड़ेगा, कार्टाज खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही यह यहाँ पर आ सकता है। इसलिए 1498 से लेकर पूरा का पूरा 1600 तक में, यानी 1500 लेकर 1600 यानी 100 साल तक पूरा का पूरा पुर्तगालियों का भारतीय क्षेत्र में इतना वर्चस्व हो गया कि आप देखते हैं कि 1510 में यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक से पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया और दिल्ली में बैठा हुआ शासक देखता ही रह गया, कुछ भी नहीं कर पाया। अब आप यही समझ लीजिए कि यह क्षेत्र पुर्तगालियों के आधिपत्य में है, पूरी तरह से पुर्तगाली लोग कार्टा जारी करते हैं। इसलिए क्षेत्र किसका? भारत का। पैसा कौन कमा रहा? मोनोपोली कौन चला रहा? पुर्तगाली चला रहा। ठीक है, इसलिए पुर्तगालियों ने बराबर यहाँ पर यात्रा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों की प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर बनती चली गई और 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद जब उसको लाइसेंस मिला कि आप उनके क्षेत्रों के साथ व्यापार कीजिए, तो आप देखते हैं कि जेम्स फर्स्ट को अपना दूत भेजना पड़ा भारत में, जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के साथ वह मिलकर बात करना चाहता है कि कुछ हमको भी दीजिए जगह भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन मुगल शासकों की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में जल्दी से पुर्तगालियों को दे दे। इसलिए अब सीन हमको लोगों को देखना पड़ेगा कि पुर्तगाली किस तरह से यहाँ व्यवस्थित हो गया। अब जब तक पुर्तगालियों के वर्चस्व को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक भारत में अंग्रेजों को जगह नहीं मिल सकती है। ओके, इसलिए अब भारत में पुर्तगालियों के वर्चस्व को तोड़ेगा कौन? तो ब्रिटिश तोड़ेगा। और ब्रिटिश तोड़ने के बाद भारत में अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी पुर्तगाली कंपनी को पूरा का पूरा या ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा का पूरा अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पहुंचना कहाँ? मुझे पहुंचना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर पहुंचना है। और आप समझ लीजिए कि मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ सारा का सारा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन रहा है। आप उठाकर 10 साल का क्वेश्चन देख लीजिए और मेरा लेक्चर आप देखिए, और जहां तक मैंने लेक्चर दिया है इसके पहले एक वीडियो और इस वीडियो, इस दोनों को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो कम से कम तो 5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ओके, आप इस वीडियो को भी देखें और 1773 को पढ़ाने के दौरान मैंने इसके पहले जो बताया और ये जो बता रहा हूँ, इस दोनों को आप देखेंगे, समझेंगे इसको, तभी आप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेचर को समझ पाएंगे, और नहीं तो समझना बहुत मुश्किल की बात है। ओके, आप इस वीडियो को देखिए और इसे पहले समझिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट इसमें क्लास लूँगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।